तो आज हमारे पास है वॉरेन बफेट का 2009 का शेयर धारक पत्र। अब देखिए, आमतौर पर किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट थोड़ी सूखी हो सकती है ना? हाँ, बहुत उबाऊ। लेकिन ये कुछ और ही है। ये 2008 के वित्तीय संकट के ठीक बाद लिखा गया था, जब मतलब पूरी दुनिया आर्थिक तौर पर हिल चुकी थी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उस तूफान के बीच बर्कशायर हैथवे की आत्मा में झांकने जैसा है। हाँ, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बर्कशायर अपनी सफलता को असल में मापता कैसे है, उनके मूल सिद्धांत क्या हैं और वो क्या चीजें हैं जो वे कभी नहीं करते। सही कहा। ये पत्र इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक इतनी बड़ी कंपनी इतने सारे उद्योगों में होने के बावजूद कुछ बहुत ही सरल और तर्कसंगत सिद्धांतों पर चल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रदर्शन की। पत्र की शुरुआत में ही एक टेबल है। हाँ, S&P 500 से तुलना वाली। बिल्कुल। और वो आंकड़े देखकर मैं तो चौंक गई। 1965 से 2009 तक बर्कशायर का जो सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न था, वो था 20.3%। 20.3%। और S&P 500 का सिर्फ 9.3%। मतलब दोगुने से भी ज्यादा का फर्क। और जब आप इसे कुल लाभ में देखते हैं तो फर्क और भी हैरान करने वाला है। बर्कशायर का 4,34,000% और S&P 500 का सिर्फ 5,400%। ये तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, वो खुद को मापने के लिए प्रति शेयर बुक वैल्यू का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां तो तिमाही नतीजों या स्टॉक की कीमत पर ध्यान देती हैं। तो फिर बुक वैल्यू ही क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू एक तरह से कंपनी की असली अंदरूनी संपत्ति का ज्यादा स्थिर नजरिया देती है। स्टॉक की कीमत तो हर दिन बाजार के मूड के हिसाब से बदलती रहती है। अच्छा। लेकिन बुक वैल्यू आपको बताती है कि कंपनी के पास असल में है क्या। ये उन्हें हर साल अपनी प्रगति को ट्रैक करने का एक अनुशासित तरीका देता है, बिना बाजार के शोर में भटके। और इसी प्रदर्शन में दो बातें बहुत दिलचस्प है। पहली, 1965 से ऐसा कोई भी लगातार 5 साल का दौर नहीं रहा जिसमें उन्होंने S&P 500 को ना हराया हो। ये अविश्वसनीय निरंतरता है। और दूसरी बात कि उनका डिफेंस उनके ऑफेंस से बेहतर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो हो सकता है कि वे थोड़ा पीछे रह जाएं, लेकिन जब बाजार गिरता है तब बर्कशायर हमेशा S&P 500 से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। तो वो पैसा बनाने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसा गवाया ना जाए। बिल्कुल। और जब सब घबराकर बेच रहे होते हैं तब बर्कशायर के पास खरीदने की हिम्मत और नकदी दोनों होती हैं। यही उनका सीक्रेट सॉस है। लेकिन पूरी ईमानदारी से एक नकारात्मक बात भी मानते हैं, है ना? हाँ, वो कहते हैं विशाल राशि अपना लंगर खुद बनाती है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे जैसे बर्कशायर का आकार बढ़ता गया है, उनके लिए बाजार से बहुत बेहतर रिटर्न कमाना उतना ही मुश्किल होता गया है। अच्छा, क्योंकि जब आपके पास अरबों डॉलर हों तो आप छोटी कंपनियों में निवेश नहीं कर सकते। सही। आपको बहुत बड़े दांव लगाने पड़ते हैं और बड़े जहाज को मोड़ना हमेशा मुश्किल होता है। ये कहकर वो भविष्य के लिए एक यथार्थवादी उम्मीद तय कर रहे हैं, कोई झूठे वादे नहीं। तो ये तो हुआ कि वो क्या करते हैं, लेकिन जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वो क्या नहीं करते। हाँ, चार्ली मंगर का क्लासिक स्टाइल, उल्टा सोचो। वो कहते हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ ताकि मैं वहां कभी न जाऊं। बिल्कुल। और बर्कशायर इसी दर्शन पर चलता है। उनका पहला नियम है, उन व्यवसायों से बचे जिनका भविष्य आप समझ नहीं सकते, चाहे वे कितने भी रोमांचक क्यों न लगे। हाँ, जैसे 1910 में ऑटोमोबाइल, 1930 में हवाई जहाज और 1950 में टेलीविजन। ये सभी उद्योग क्रांतिकारी थे। हर कोई जानता था कि ये दुनिया को बदल देंगे। लेकिन समस्या ये थी कि सैकड़ों कंपनियां बाजार में उतरी और उनमें से ज्यादातर दिवालियां हो गई। ये अनुमान लगाना लगभग असंभव था कि कौन सी एक या दो कंपनियां बचेंगी। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। बिल्कुल। जैसे AI या इलेक्ट्रिक व्हीकल। बिल्कुल। तो बर्कशायर रोमांचक कहानियों के पीछे नहीं भागता, वे स्थायी लाभप्रदता के पीछे भागते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो मुझे बहुत पसंद आया। अजनबियों की दया पर कभी निर्भर न रहें। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि वे कभी ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहते जहां उन्हें अपना कारोबार चलाने के लिए किसी बैंक या सरकार से पैसा मांगना पड़े। वो टू बिग टू फेल जैसी बातों पर भरोसा नहीं करते। नहीं करते। वे अपनी किस्मत हमेशा अपने हाथ में रखते हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत 2008 के संकट में मिला। हाँ, पत्र में वो बताते हैं कि सितंबर 2008 में
जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां सरकार से मदद की भीख मांग रही थीं, बिल्कुल। तब बर्कशायर सिस्टम को $15.5 बिलियन की नकदी और पूंजी दे रहा था, मांग नहीं रहा था। कर शाही से बचें। अब बर्कशायर के पास तो लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं। वो इससे कैसे बचते हैं? उनका मॉडल बहुत सरल है। वे अच्छी कंपनियां खरीदते हैं, उनके मैनेजर्स पर भरोसा करते हैं और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हाँ, उनका हेड ऑफिस बहुत छोटा है। वे मानते हैं कि कुछ गलत फैसले की कीमत उस अदृश्य नुकसान से कम है जो फैसले लेने में देरी करने से होता है। और उनका चौथा नियम शायद आज के जमाने में सबसे अनोखा है। वॉल स्ट्रीट को लुभाने की कोई कोशिश नहीं। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बफेट ऐसे निवेशक चाहते ही नहीं जो मीडिया की सुर्खियों पर शेयर खरीदते बेचते हैं। वो उन्हें निवेशक नहीं, साझेदार कहते हैं। ऐसे लोग जो कंपनी को समझते हैं और लंबे समय तक साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए वे अपनी वित्तीय जानकारी अक्सर सप्ताहन पर जारी करते हैं, ताकि लोगों को उसे शांति से पढ़ने और समझने का पूरा समय मिले जब बाजार बंद हो। सही कहा। वे सनसनी नहीं, समझ पैदा करना चाहते हैं। और ये सिद्धांती वो नींव है जिस पर बर्कशायर का साम्राज्य खड़ा है। और इस साम्राज्य को चलाने वाला इंजन रहा है उनका बीमा व्यवसाय। हाँ, जो हमें फ्लोट की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। फ्लोट बर्कशायर के विकास के पीछे का असली इंजन। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। फ्लोट को ऐसे समझिए, बीमा कंपनियां ग्राहकों से प्रीमियम पहले ले लेती हैं, है ना? हाँ। लेकिन दावों का भुगतान बहुत बाद में करती हैं। इस बीच जो पैसा उनके पास रहता है उसे ही फ्लोट कहते हैं। ये वो पैसा है जो दूसरों का है लेकिन फिलहाल आपके पास है। और बर्कशायर इस पैसे को अपने लाभ के लिए निवेश कर सकता है। बिल्कुल। और ये आंकड़े तो अविश्वसनीय हैं। 1967 में बर्कशायर का फ्लोट सिर्फ $16 मिलियन था। और 2009 के अंत तक ये बढ़कर $62 बिलियन हो गया था। $62 बिलियन। और यहाँ असली जादू है। अगर आप एक अच्छे बीमा करता है, मतलब आपके प्रीमियम आपके खर्चों और दावों से ज्यादा हैं, तो आपको इस फ्लोट पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। ब्याज देना तो दूर, लोग आपको ये पैसा रखने के लिए भी भुगतान कर रहे हैं। 2009 तक बर्कशायर लगातार 7 साल से हामीदारी लाभ कमा रहा था। तो ये $62 बिलियन उनके लिए लगभग मुफ्त पैसा था। ये तो ऐसा है जैसे बैंक आपको कर्ज दे और उस पर ब्याज भी दे। हाँ, कुछ वैसा ही है। लेकिन वो हमेशा सही नहीं होते हैं ना। पत्र में उनके जीआईसी को क्रेडिट कार्ड के असफल प्रयोग का एक मजेदार किस्सा भी है। हाँ, और ये बफेट की विनम्रता का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्हें लगा कि जीआईसी को के ग्राहक जो जिम्मेदार ड्राइवर हैं, वे अच्छे क्रेडिट जोखिम वाले भी होंगे। लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। बहुत गलत। उन्हें नॉन क्रीम ग्राहक मिले, मतलब वो ग्राहक जिनकी उन्हें तलाश नहीं थी। इस असफलता में उन्हें पहले $6.5 मिलियन का घाटा हुआ। और बाद में $44 मिलियन का और घाटा हुआ। और इस पर बफेट लिखते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने चतुराई से संकेत दिया कि मैं बूढ़ा और समझदार हूं, मैं बस बूढ़ा था। एक कमाल है। दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक खुलेआम मान रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही बुनियादी गलती की। बिल्कुल। गलतियों से सीखना और उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना। और ये हमें उनके एक और बड़े फैसले पर ले जाता है, अधिग्रहण। हाँ। पत्र में बीएनएसएफ रेलवे के अधिग्रहण की बात है और यहीं पर वो अधिग्रहण को लेकर एक कड़वी सच्चाई सामने लाते हैं। हाँ, वो स्टॉक का इस्तेमाल करके किसी कंपनी को खरीदने के खतरे के बारे में बात करते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा है। क्या तर्क है? वो कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी का स्टॉक बाजार में उसके असली मूल्य से कम पर कारोबार कर रहा है, तो उसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करना अपने ही शेयरधारकों को धोखा देने जैसा है। मतलब आप 80 पैसे की चीज देकर $1 की चीज नहीं खरीद सकते। नहीं। और यहाँ वे निवेश बैंकरों की तीखी आलोचना करते हैं। बहुत तीखी। वो कहते हैं कि बैंकर हमेशा खरीदी जाने वाली कंपनी के मूल्य का 100 पन्नों का मूल्यांकन करेंगे, लेकिन वे कभी भी उस स्टॉक के असली मूल्य पर चर्चा नहीं करेंगे जो भुगतान के रूप में दिया जा रहा है। क्योंकि उनका काम तो सौदा करवाना है, चाहे वो सही हो या गलत। बिल्कुल। उनकी प्रसिद्ध सलाह है, नाई से ये मत पूछो कि तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है या नहीं। मतलब जिस व्यक्ति का फायदा सौदा होने में है, उसकी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। और इसे समझाने के लिए वो एक बैंक विलय की सच्ची कहानी बताते हैं। एक बड़े बैंक ने एक छोटे बैंक को उसकी बुक वैल्यू के 3 गुना दाम पर अपने स्टॉक में खरीदने का सौदा किया। 3 गुना? हाँ। सौदा पूरा होने पर छोटे बैंक के मालिक ने बड़े बैंक के सीईओ से बस एक वादा मांगा। क्या वादा? उसने कहा, आप मुझसे वादा करें कि आप फिर कभी इतना मूर्खतापूर्ण सौदा नहीं करेंगे। ये कहानी अधिग्रहण में अहंकार और तर्कहीनता को दर्शाती है।
बफेट और मंगर हमेशा तर्क को सबसे ऊपर रखते हैं, अहंकार को नहीं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस पत्र से मुख्य बातें क्या हैं जो कोई अपने साथ ले जा सकता है? मेरे लिए ये सफलता का एक तर्कसंगत पैमाना है, उल्टा सोचो का एक स्पष्ट दर्शन और अधिग्रहण के लिए एक बेहद अनुशासित दृष्टिकोण। मैं कहूंगा कि ये सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, ये व्यापार और निर्णय लेने की एक मानसिकता के बारे में है। अपनी सीमाओं को जानना, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए लचीलापन रखना, यानी हमेशा नकदी रखना। हाँ, और नौकरशाही से बचना। ये सिद्धांत कहीं भी किसी भी व्यवसाय में लागू हो सकते हैं। बिल्कुल, यह दीर्घकालिक सोच पर एक सबक है जो आज की तेज तर्रार दुनिया में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। और पत्र के अंत में अधिग्रहण को लेकर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है जो सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? बफेट सुझाव देते हैं कि जब कोई कंपनी अधिग्रहण पर विचार कर रही हो तो उसे एक दूसरा सलाहकार भी नियुक्त करना चाहिए। और एक दूसरा सलाहकार क्यों? ऐसा सलाहकार जिसका शुल्क इस बात पर निर्भर करे कि सौदा न हो। अरे वाह! ये सुनिश्चित करेगा कि मेज पर कोई ऐसा भी हो जो सौदे के खिलाफ भी तर्क दे, जो उसके सारे खतरों को सामने लाए। ये तो कमाल का विचार है और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारे अपने जीवन या व्यवसायों में हम किन नाइयों या सौदागरों की सलाह बिना सोचे समझे मान लेते हैं, ये पूछे बिना कि क्या कोई दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। हम अक्सर उन लोगों से सलाह लेते हैं जो हमें वही बताना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। शायद हम सभी को अपने जीवन में एक ऐसे सलाहकार की जरूरत है जिसे सौदा न होने पर पैसे मिलें,